डू यू लाइक पिंक कलर? कोमल ने पिंक कलर का टॉप देखते हुए कहा। हम जयपुर के गौरव टावर की एक शॉप में थे। पिंक तो सबको अच्छा लगता है, मैंने कहा। मेरे ख्याल से मैं इससे चलता हूँ जवाब नहीं दे सकता था। इसका मतलब यह तुम्हें पसंद नहीं? दूसरा टॉप उठाते हुए कोमल बोली। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। क्यों? एक बार तुम्ही ने तो कहा था यू आर डिफरेंट। उसे मेरी बात याद थी। अगर पूरी तरह से डिफरेंट हो गया तो लोग पागल कहेंगे। इसलिए कुछ चीजें अब भी मुझ में दूसरे सामान्य मानवों सी हैं, मैंने कहा। वो मेरे जवाब पर मुस्कुराई। लगता है आजकल लॉजिकल रीजनिंग बहुत पढ़ रहे हो, मैं उसने कहा। मैंने अपनी बाहों को ऊपर नीचे किया, जिसका मतलब था हाँ। फिर हम उस दुकान के अलावा भी कई जगह घूमे। 3 घंटे की शॉपिंग के बाद उसने 2 टॉप और एक जीन्स खरीदी। आज तो तुम बोर हो गए ना? अंतिम दुकान से बाहर निकलते हुए उसने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? रियली? हाँ। तुम कुछ अपने लिए लेना चाहोगे? नहीं, मुझे कपड़ों का कुछ खास शौक नहीं है। वैसे भी पूरा दिन कमरे में ही बीतता है। नए कपड़े होंगे तो उनको पहनकर बाहर जाने की इच्छा होगी और वक्त बर्बाद होगा। नए कपड़े ना हो तो ही बेहतर है, मैंने कहा। यू आर रियली डिफरेंट, उसने एक बार फिर कहा। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम लोग मॉल से निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ रहे थे। अनुराग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कोमल ने पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक उसे यह कैसे सूझा। नो कोमल, अब तक तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैंने मजाक में ही उत्तर दिया। मेरा जवाब खत्म ही नहीं हुआ था कि उसने दूसरा सवाल पूछा। आर यू वर्जिन? उसका सवाल सुनकर मैं चौंका। यह सवाल तो बेहद ही निजी था। मैंने कभी ऐसी बातें किसी लड़के से भी नहीं की थी। और कोमल तो लड़की थी, अ गर्ल विद वाइट ब्यूटीफुल स्किन। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तुमने? तुम ऐसे ऊल जरूल सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने चिढ़ते हुए कहा। ओ, तुम्हें बुरा लगा, सॉरी। बट इसमें सिली जैसी कोई बात नहीं थी। कोमल ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। ओके, आर यू वर्जिन? मैंने पूछा। यस आई एम। रियली? मैंने आश्चर्य से पूछा। व्हाट डू यू मीन बाय रियली? मैं कुछ नहीं बोला, पर वो बोली। यू नो तुम्हारी परेशानी क्या है? 3 मुलाकातों में तुम्हें मेरी परेशानी का भी पता चल गया, मैंने व्यंग में कहा। हाँ, सुनोगे? कहो। तुमने एक मुखौटा ओढ़ रखा है। तुम जैसा अपने आप को दिखाते हो वैसे हो नहीं। सोचते कुछ और हो और कहते कुछ और। टेल मी, तुमने कभी कोई ब्लू फिल्म नहीं देखी? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तुम भले ही जवाब मत दो। तुम्हारी उम्र का कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो ब्लू फिल्म ना देख चुका हो। और अगर मैं तुमसे ब्लू फिल्म की बात भी कर लूं तो तुम ऐसे बिहेव करोगे जैसे कि यह जाने किस चीज का नाम ले लिया, शायद किसी और ग्रह की होगी। वाई डू यू बिहेव डबल स्टैंडर्ड? कोमल बोले जा रही थी। हम चलते चलते कार के पास आ गए थे, जैसा कि तुम उस दिन सेंट्रल पार्क में कर रहे थे। कोमल ने बात पूरी की। उसकी बातें सुन के मेरा दिमाग भौचक्का रह गया। वो मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकती है? यहाँ तक कि नेहा ने भी मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की। नेहा, जिसे मैं प्यार करता था। मैंने कार का गेट खोला और चुपचाप उसमें बैठ गया। वो भी कुछ नहीं बोली। उसने कार स्टार्ट की। मैं भले ही बोल कुछ नहीं रहा था, पर मेरी सारी सोच कोमल की बातों पर ही केंद्रित थी। वो सही तो कहती है। अगर उस दिन मैं सेंट्रल पार्क में उस लड़के की जगह होता, क्या मैं किस नहीं करता? हम डिवाइन पैलेस की छत पर खड़े होकर आखिर होटल की खिड़की में क्यों ताक झांक करते हैं? यह तो नेचुरल है। अगर नेहा कहे कि वो मुझे किस करना चाहती है, तो क्या मैं उसे मना करूंगा? नहीं, बिकॉज आई लव हर। कोमल इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक कोमल यू आर राइट, मैंने कोमल की ओर देखते हुए कहा। उसका ध्यान गाड़ी चलाने में ही था, तो शायद उसने नहीं सुना। कुछ कहा? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। आई सेड आई थिंक यू आर राइट। ओ थैंक्स। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। मतलब? मतलब था, अब नहीं है। क्या हुआ? हमेशा के लिए तो हीरा होता है डियर्स, बाकी सब छोड़ जाते हैं। वापस आ गया तो?
उसने मेरे इस सवाल पर घूमा, मानो मैंने किसी नाजुक तार पर हाथ रख दिया हो और वो झन ना उठा हो। तब देखा जाएगा। एक बात और पूछूं? पूछो। वो कुछ कुछ होता है का डायलॉग है ना, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी एक बार करते हैं, मानती हो? यह कैसा सवाल है? जवाब दो। नहीं, प्यार कई बार हो सकता है, पर पहला प्यार भूलता नहीं है। फिर मैं चुप हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। शायद एक दूसरे को जानने के लिए, पर क्यों? पता नहीं। मैं एक बात पूछूं? कोमल ने चुप्पी तोड़ी। पूछो। तुम्हें पता है मेरे घर वाले हमें एक साथ बाहर घूमने क्यों जाने देते हैं? क्योंकि तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोस्त हैं। और और क्या? कुछ नहीं? नहीं, बताओ। ऐसे ही पूछ लो। पूछ लिया, चलो घर आ गया। पार्टी में नेहा नहीं आई। सोमदेव अंकल ने कोमल से पूछा तो उसने बताया कि नेहा के अंकल की तबीयत खराब है, सो वो नहीं आ पाएगी। काफी लोग थे पार्टी में। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था। हालांकि अंकल ने मेरा परिचय सबसे यह कहकर करवाया कि मैं कोर्ट की कैट की कोचिंग कर रहा हूँ और मैंने टेस्ट में टॉप किया है। पूरी पार्टी में कोमल मेरे साथ ही रही। कोमल बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी काली ड्रेस, जिसे जगह जगह से लेस से बांधा गया था, में से उसकी ब्यूटीफुल वाइट स्किन नजर आ रही थी, जिसे मैं चोरी छिपे उससे नजरें बचाकर देख लेता था। ऐसा मैंने नेहा के साथ कभी नहीं किया था। हम घंटों साथ रहते, पर कभी उसकी वाइट ब्यूटीफुल स्किन पर नजर नहीं गई। हमारी नजरें एक दूसरे की आंखों में होती थी या फिर कैपुचिनो पर। पार्टी में सबके जाने के बाद आंटी ने कहा कि जाकर पड़ोस में केक दे आओ। कोमल और मैं नेहा के घर की ओर केक लेकर चल दिए। कोमल ने बेल बजाई। मैं उसके दरवाजे के पीछे ही खड़ा रहा। मैंने सोचा काश कि दरवाजा नेहा ही खोले, पर आशा के विपरीत दरवाजा उसकी बुआ ने खोला। बुआ, वो ही जो स्ट्रिक्ट थी। आंटी, मम्मी ने केक भेजा है। वो नेहा नहीं आई ना? वो तेरे अंकल की तबीयत खराब थी ना? तुम रुको, मैं नेहा को भेजती हूँ। बुआ ने मुझ पर भी एक नजर नहीं डाली। थैंक गॉड। भगवान कहीं तो मेहरबान होता है। बुआ केक वाली प्लेट लेकर अंदर चली गई। कुछ सेकंड बाद नेहा बाहर आई। मैं पीछे खड़ा था, जहां पर लाइट नहीं थी, सो मेरी शक्ल आसानी से अंधेरे में नजर आने वाली नहीं थी। हाय कोमल, हैप्पी बर्थडे, कहते हुए नेहा ने कोमल को गले लगाया। उसी वक्त मुझे मेरा जन्म दिनांक याद आने लगा। थैंक यू। तुम आई नहीं, तुम तो जानती ही हो। हाँ। अच्छा, अपने दोस्त से मिलवाती हूँ। यह कहकर उसने मेरी ओर इशारा किया। यह है अनुराग। मैं आगे आया। मुझे देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं मुस्कुराया। और यह है, मैंने उसकी बातचीत बीच में काटते हुए बोला, नेहा। कोमल ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। तुम इसे जानते हो? नेहा के चेहरे पर डर था, कहीं मैं बता ना दूं। ओ, अभी आंटी ने ही तो कहा था कि मैं नेहा को बेचती हूँ, कहकर मैं मुस्कुराया। कोमल हंस दी। यू नो नेहा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। रियली? नेहा ने मेरी ओर शरारती नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा तो नेहा, अब हम चलते हैं। कोमल बोली। आपसे मिलकर अच्छा लगा नेहा, मैंने जाते जाते कहा। वो मुस्कुरा दी और हम दोनों वहां से चले गए। अनुराग, तुम ड्रिंक करते हो? अंकल आंटी सो चुके थे। मैं और कोमल फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में थे। टीवी का चैनल चेंज करते हुए कोमल ने पूछा, एक ही बार पी है? मैंने जवाब दिया और तुरंत कोमल से पूछ लिया, और तुम? मैं कोमल से पूरी तरह खुल चुका था। ओनली वंस, एक बार फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पी थी, वोडका। मैंने तो सिर्फ बियर ही पी थी, वो भी तुम्हारे जैसे ही, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। तो इस हिसाब से तो तुम मेरी सीनियर हुई। हाँ मिस सीनियर, मैंने कहा। वो पल्ले ट्रांसपेरेंट टी शर्ट और कैप्री ही पहन रखी थी। बाल उसके खुले थे। शायद लुमानी का परफ्यूम था। मेरी नजर उसके पांवों की ओर गई और वहीं पर अटक गई। क्या हम दोस्त हैं? कोमल ने पूछा। मैंने अपनी निगाहें कोमल के खूबसूरत पांवों से हटाते हुए जवाब दिया, हाँ। कोई शक? जब से मैं उसकी बात से सहमत हुआ था, मैं उसके साथ एकदम सहज हो गया था। और आज तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है, राइट? उसने एक बार फिर पूछा। यस, मैंने जवाब दिया।
तो तुम आज नहीं पीना चाहोगे? हैव यू गॉन मैड? इस वक्त, वो भी घर में? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैं अरेंज कर सकती हूँ। तुम हाँ तो बोलो, उसने कहा। मैंने टीवी का चैनल चेंज करते हुए स्टार प्लस लगा दिया। शायद सास बहू का कोई सीरियल चल रहा था। तुम ये टीवी सीरियल देखती हो? मैंने पूछा। नहीं, वो समझ गई थी कि मैं उसकी बात टाल रहा था। तो तुम्हें एक लड़की के साथ पीने में डर लगता है? उसने मेरे चेहरे में नजरों को गड़ाते हुए कहा। डर कैसा? अच्छा, इतनी रात को तुम लाओगी कहाँ से? मैंने यह जताने की कोशिश की कि मुझे पीने में कोई एतराज नहीं है। वो मुझ पर छोड़ दो। मुझे पता है पापा कहाँ रखते हैं। मैंने उसी ऐसी नजरों से देखा जो कह रही थी, कोमल यू आर जीनियस। और अगर अंकल आंटी को पता चल गया तो? मैं सारे संदेह दूर कर लेना चाहता था। वो कैसे चलेगा? वो जग गए तो? मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार सो गए तो सुबह के 7 बजे से पहले नहीं उठेंगे। और आज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे जन्मदिन की खुशी में 3 पैग लिए हैं। और तुम्हारी मम्मी, उनके जोड़ों में दर्द रहता है। वो रात को पानी भी सिराने रखकर सोती है ताकि उठना ना पड़े। तो तुम पूरी तरह से तैयार हो? मैंने कहा। मैं तो हूँ, तुम अपनी बताओ। मैंने सोचा, मैं पीना तो चाहता हूँ पर मना क्यों कर रहा हूँ? जो काम करना चाहता हूँ, अगर वो गलत नहीं, तो उसमें सोचना क्या? प्रतीक पीता है, भूपी पीता है, अंकल पीते हैं, और मैं तो पहले भी पी चुका हूँ। ठीक है, पर सावधानी से, मैंने कहा। यस सर। इतना कहकर कोमल मुस्कुराते हुए वहां से चल दी। मैंने टीवी का चैनल चेंज किया। जब तक कोमल आई, मैं 30 चैनल चेंज कर चुका था। उसने लाकर वोदका की बोतल मुझे पकड़ा दी और 2 डिस्पोजल गिलास अपने हाथों में पकड़ लिए। सर्व करो अनुराग। मैंने बोतल खोली, जो कि पहले से ही आधी थी। ग्लास को ऊपर तक भर लिया। ओ अनुराग, तुम्हें तो सर्व करना भी नहीं आता, उसने कहा। मैडम आई एम न्यू, इट्स फर्स्ट टाइम। जब बियर पी थी तो ग्लास की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने मासूमियत से कहा। फिर कोमल ने बताया कि ड्रिंक कैसे बनाया जाता है। अब हम दोनों के हाथ में ग्लास थे। चीयर्स। हमने अपने अपने ग्लास आपस में टच किए। वोदका का टेस्ट बियर से अलग था, और कड़वा उतना ही था। आज मैं बोतल पर एक्सपायरी डेट देखकर अपनी फजीयत नहीं करवाना चाहता था। आज का जाम तुम्हारे नाम, बर्थडे गर्ल, मैंने कहा और एक घूंट भरा। थैंक्स, कहते हुए नेहा ने ग्लास अपने होठों से लगाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं नेहा के घर के पड़ोस में बैठा उसी की दोस्त के साथ वोदका पी रहा था। कैपुचिनो वोदका से कम ही कड़वी थी। कोमल, एक बात बताओ, तुम जब ऊपर आई तो अंकल आंटी को पता था? हाँ, मैंने बताया था कि मैं और तुम शायद कोई मूवी देखेंगे। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। मैंने एक घूंट लेते हुए बोला। क्यों एतराज भला कैसा? उसने कहा। आई मीन, एक लड़की और लड़का अकेले, यू नो वॉट आई मीन। यकीनन मुझे चढ़ने लगी थी। डियर अनुराग, विश्वास है उनको तुम पर। वो जानते हैं तुम उनकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। और अगर कर दूं तो? मैंने शरारत के लिहाज से कहा। आई विल नॉट माइंड, उसने अपना गिलास खाली करते हुए कहा। मैंने नजरें झुका ली। सर, मेरा ग्लास खाली हो गया है, सर्व कीजिए। कोमल मेरी ओर ग्लास बढ़ाते हुए बोली। मैंने उसके ग्लास में वोदका और मिरिंडा दोनों उड़ेली। यस, दिस इज द वे टू सर्व। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरी बात सुन वो मुस्कुरा दी। मुझे प्रतीक की वो बात याद आ गई जब उसने छत पर कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खूबसूरत लड़की, वो भी ऐसे कपड़ों में जिनमें से उसकी देह दर्शन देने को आतुर हो, आपके साथ हो, और आपने जीवन में पहली बार वोदका पी हो। तो ऐसे समय में बस आसमान से बिजली चमकने और बादल गरजने की चाहत आपके मन में होती है। अनुराग, किस करोगे? कोमल ने कहा। मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं था, सिवाय इस एक एक्सप्रेशन के, व्हाट? जस्ट किडिंग यार, उसने कहा। मैं पूरी तरह झेप गया। अगर वो मेरे साथ मजाक कर सकती है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? कोमल, मे आई किस यू? मैंने कहा। वो मेरी आंखों में देखकर बोली, आर यू श्योर?
ग्लास का आखिरी घूंट लेते हुए मैं बोला, यस। ओके माय डियर कहकर वो मेरे करीब आई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह तैयार हो जाएगी। शायद वोदका उस पर भी असर कर रही थी। मेरे हाथ पांव फूलने लगे। अरे, जो लड़की के टच हो जाने पर कांप जाता हो, किसका सोचकर वो पागल नहीं हो जाएगा। मेरी ये हालत देख कोमल बोली, क्या हुआ? आए आए मैं कह नहीं पा रहा था कि आई वॉज जस्ट किडिंग। उसने अपने हाथ मेरे गले में डाल लिए। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। क्लोज योर आईज। कोमल अपना चेहरा करीब लाते हुए बोली। मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। वो लगभग खाली था। मैंने भी अपने हाथ अपने उसके गले में डाल दिए, जो ज्यादा देर तक गले में नहीं रुक टिके। रुई के नर्म फाहे मानो मेरे होठों पर चल रहे थे। टीवी पर चल रहा म्यूजिक मुझे सुनाई देना बंद हो गया। अगले दिन जब फोन की घंटी बजी, नेहा का फोन था। पता नहीं क्यों अचानक रात के नर्म रुई के फाहे मुझे याद आ गए और एक गिल्ट मेरे अंदर आकर बैठ गया। मैं तो नेहा से प्यार करता हूँ, फिर कोमल को किस क्यों किया? शायद वोदका के नशे में। हाँ, नशे में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैंने अपने गिल्ट को बाहर निकालने के लिए तर्क खोज लिया था। तुरंत फोन उठाया। हेलो अनुराग, कैसी रही कल की पार्टी? नेहा ने शायद यही पूछने के लिए सुबह होने का इंतजार किया होगा। मैं वापस डिवाइन पैलेस जा चुका था। सुबह मैं जल्दी ही वहां से निकल आया था। सिर्फ कोमल से आते समय मुलाकात नहीं हो पाई थी। सुबह सिर दर्द जरूर दर्द कर रहा था। अंकल कोमल को उठाना चाहते थे, पर मैंने ही मना कर दिया। तुम्हारे बिना कैसी पार्टी? मैंने नेहा को जवाब दिया। वो तो दिख रहा था, कैसे चहक रहे थे तुम। देखा, कल तो तुम्हारे घर भी आ गया, तुम्हारी स्ट्रिक्ट बुआ के सामने। अच्छा, इतनी ही हिम्मत है तो अकेले आके दिखाओ। हाँ, ताकि वो मेरी चटनी बना दे। मैंने हंसते हुए कहा। तो कल तुम्हें टाइम मिल गया? क्लास भी बंक कर दी, पर तुम्हारे पास मेरे साथ फिल्म देखने का वक्त नहीं है। नेहा नाराजगी भरे स्वर में बोली। मुझे याद आया कि मैंने नेहा को कहा था कि मैं ही उसे फोन करके बताऊंगा कि कब चलना है। नेहा, पापा ने फोन करके कह दिया था, इसलिए जाना पड़ा। आफ्टर ऑल वो पापा के अच्छे दोस्त हैं, और मैं तुम्हारी। हाँ जी, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं मोहतरमा, और हम जल्दी ही फिल्म देखने चलेंगे। पक्का? पक्का। अच्छा, आजकल तुम्हारे अंकल की तबीयत बिगड़ गई थी, अब कैसे हैं? बस ठीक हैं। आजकल वो काफी कम बोलने लगे हैं। लगता है कैंसर से ज्यादा भी कोई चीज है जो उन्हें परेशान करती है। उसकी आवाज से लगा कि वो रोने ही वाली है। नेहा, यू विल नॉट क्राई। पता है अनुराग, मेरी बुआ कल सारी रात जागी रही। शी वॉज क्राइंग, क्राइंग लाइक अ किड। नेहा, आई एम विद यू। तुम अपने अंकल के साथ टाइम स्पेंड करो, बातें करो, हंसी मजाक करो, उन्हें अच्छा लगेगा। थैंक्स अनुराग, आई विल ट्राई। नेहा बोली। चलो, मैं तुम्हें रात को फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, भूलना मत। का ओके, बाय, टेक केयर। बाय। अच्छा सुनो। क्या? बाय। हाँ हाँ, बाय। जब कल मैं वोदका पी रहा था, कोमल को किस कर रहा था, तब नेहा रो रही थी, और मैंने उसे एक कॉल तक नहीं किया। उसे मेरे साथ की जरूरत थी। मुझे सोच सोच कर ग्लानि होने लगी। 3 मुलाकातों में ही मैं और कोमल किस तक पहुंच गए थे, और नेहा से इतनी मुलाकातों के बाद भी हम सिर्फ हाथ मिलाने तक ही सीमित थे। पर नेहा से मैं सारी बातें शेयर करता था, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ साझा करता था। नेहा भी अपनी बात बताकर जी हल्का कर लिया करती थी। हम एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट बन गए थे। ओए, जल्दी छत पर चलो। अंकुर भागता हुआ कमरे में आया। क्यों? क्या हुआ? मैंने पूछा। समझो यार, होटल की खिड़की। उसका इतना ही कहना था कि हम छत की ओर लपके। यार, यहां से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भूपी बोला। हम सब अपनी नजरें खिड़की पर गड़ाए हुए थे, पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। पर इतना तय था कि हम जो देखना चाहते थे वो उस खिड़की में उपलब्ध था। अंकुर अक्सर शाम को छत पर आकर ताक झांक किया करता था, और कुछ पॉजिटिव बातें ही हमें आवाज देकर बुला लिया करता था।
जब काफ़ी देर तक हमें कुछ साफ-साफ नहीं दिखाई दिया, मैं बोल पड़ा, "यार मैंने पहले ही कहा था, वी मस्ट फाइंड अ न्यू कॉर्नर। डोंट वरी, तुम लोग मेरे साथ चलो।" अंकुर बोला। "कहाँ?" प्रतीक ने पूछा। "सामने वाले होटल में।" अंकुर बोला। "पागल है क्या?" प्रतीक चिल्लाया। "मैं पहले भी वहां जा चुका हूँ।" अंकुर ने आत्मविश्वास से कहा, मानो यह बहुत ही गर्व का काम हो। "आर यू श्योर?" मैंने पूछा। "बिलीव मी यार, उस गैलरी से होते हुए हम इस खिड़की के बहुत पास में पहुंच सकते हैं।" अंकुर ने इशारा करते हुए पूरा प्लान बताया। हम में से कोई भी यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। हम अगले ही पल डिवाइन पैलेस के बाहर थे। उसके पीछे से होते हुए उस होटल के मेन गेट तक पहुंच गए। चौकीदार सो रहा था। रिसेप्शन की लाइट बंद थी। हम बिना कोई आवाज किए अंदर चले गए। अंकुर हम सब में सबसे आगे था, मानो उस रात वो गाइड था। हम गलियारे से होते हुए बालकनी में पहुंचे जिसमें वो खिड़की थी। मुझे डर लग रहा था कहीं कोई देख ना ले। हम सीधे उस खिड़की पर पहुंचे और नजरें कमरे में गड़ा दी। अरे यह आदमी देखा हुआ नहीं लगता, रूपी बोला। उसकी आवाज धीमी थी। मैं उसके पास ही खड़ा था। सो वह मुझे ही सुनाई दी। मैंने ध्यान से देखा। लडी मसानी। अरे यह तो मसानी है। मेरी आवाज जरा तेज थी, सभी ने सुन ली। हाँ यार, ये तो मसानी ही है। प्रतीक ने मेरा समर्थन किया। लडी मसानी यहाँ क्या कर रहा है? अंकुर बोला। देखना, अभी पता चल जाएगा, मैं बोला। मसानी एक लड़की के साथ था और दोनों वो ही कर रहे थे जो हम दिखना चाहते थे। लड़की का फेस देखने को हम उतावले हुए जा रहे थे, पर उसका फेस दूसरी तरफ होने से हम देख नहीं पा रहे थे। पर जितना कुछ देख पा रहे थे उसके अनुसार लड़की सच में खूबसूरत थी। हाय, काश मसानी की जगह मैं होता। अंकुर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। तू क्यों? हम क्या बुरे हैं? यह बूपी की आवाज थी। ओ माय गॉड, गरिमा, अंकुर बोला। लड़की का चेहरा अब घूम चुका था। जब पता लगा कि वो गरिमा थी, हमारी निगाहें और ज्यादा प्रखर और मुस्तैद होकर खिड़की से लग गईं। मैंने देखा कि अंकुर का चेहरा गुस्से से लाल था। इस साले मसानी को चांस कैसे मिल सकता है? अंकुर ने तैश में आकर कहा, धीरे बोल, अपने पर काबू रख। देख, तेरे को वैसे वाला चांस तो कभी नहीं मिलेगा। फिर ये वाला चांस क्यों गंवा रहा है? प्रतीक बोला। शायद प्रतीक की बात ने उसके अंदर के गुस्से को और बढ़ा दिया था। अंकुर उठा और खिड़की पर एक लात मारी। यह सब अप्रत्याशित था, हमारे लिए भी और मसानी के लिए भी। हम वहां से भागे। हमारे भागने की आवाज ने चौकीदार को जरूर उठा दिया था। उसने हमारा रास्ता रोक हमें पकड़ने की कोशिश की। उसने भूपी को पकड़ लिया। मैं और अंकुर तो आगे थे, सो उसके पीछे से प्रतीक आया और चौकीदार के पास खड़ा उसी का डंडा उठाकर चौकीदार के कंधों पर जोर से मारा। इस मार के असर से उसने भूपी को छोड़ दिया और प्रतीक उसे धक्का देकर वहां से भाग गया। हम भागकर सीधे डिवाइन पैलेस पहुंचे। अंधेरे की वजह से चौकीदार हमारे चेहरे नहीं देख पाया। हमने डिवाइन पैलेस में ऊपर आने का दरवाजा बंद कर दिया था। हम सभी भूपी के कमरे में थे। पानी पीना है? यार लाइट तो जला, अंकुर ने हांफते हुए कहा। भूपी लाइट जलाने को बढ़ा, तभी प्रतीक ने उसे रोका। ए इडियट, लाइट मत जला। चौकीदार ने हमारी शक्ल नहीं देखी तो क्या, उसे यह तो पता ही है कि हम चार हैं। ऊपर से लाइट जलती देखेगा तो वो समझेगा हम ही थे। तो क्या करें? अंकुर बोला। कुछ नहीं, अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। गुड नाइट। कहते हुए प्रतीक उस कमरे से निकल गया और उसके पीछे पीछे मैं भी। यार विश्वास नहीं हो रहा, अनबिलीवेबल। मसानी गरिमा के साथ सेक्स, प्रतीक ने बेड पर बैठते हुए कहा। कुछ भी हो, गरिमा मस्त लग रही थी। मेरी इस बात पर प्रतीक ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, यार तुमने कहा कि मसानी तस्नीम से प्यार करता है और अभी मसानी गरिमा के साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जस्ट ए मिनट प्रतीक, मैंने यह नहीं कहा था कि मसानी तस्नीम मैडम से प्यार करता है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि उन दोनों को एक साथ बात करते हुए कॉफी हाउस में देखा था और तब मुझे लगा शायद वो मैडम की उंगलियों से भी तो खेल रहा था। मैं बोला। मैंने जो कुछ भी कहा वो सुनकर प्रतीक किसी उधेड़-बुन में था। फिर अचानक बोल पड़ा, इसका मतलब यह है कि मसानी कभी न कभी गरिमा के साथ भी किसी न किसी कॉफी हाउस में बैठा होगा।
और फिर आज, इट मीन्स ही जस्ट वांट टू प्ले। प्रतीक ने पूरी स्थिति का विश्लेषण किया। शायद मैंने बस इतना ही कहा। कई बार कुछ चीजें जो नैतिक रूप से अच्छी नहीं मानी जाती, वो किसी की नैतिकता को बचाने में सहायक हो जाती हैं। तो हमारी आज की इस अनैतिक घटना को इसी दृष्टि से देखा जाए। प्रतीक को पूरी रात नींद नहीं आई। वो तस्नीम मैडम के बारे में सोचता रहा और मैंने नेहा को कहा था कि उसे रात को फोन करूंगा, पर अब तक नहीं किया। रात के 12 बज चुके थे। अब तक तो वो सो गई होगी। यही सोचकर उसे सिर्फ एसएमएस किया। फिर दिन ढल गया, फिर रात आ गई, फिर तन्हाई में बैठने की बात आ गई। अभी तारों की पनाह में बैठे ही थे कि चांद को देखा और तुम्हारी याद आ गई। गुड नाइट। कुछ देर रिप्लाई का इंतजार किया, जवाब नहीं आया। शायद सो गई थी। उसने एक पुराने मैसेज को 2 बार पढ़ा और अकेले ही मुस्कुराता रहा और नींद आ गई। सुबह मेरे उठने से पहले प्रतीक उठ चुका था। शायद वो मेरे ही उठने का इंतजार कर रहा था। मेरी एक अंगड़ाई और 2 उबासी के बाद वो बोला, यार हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैंने तीसरी बार उबासी लेते हुए कहा। प्रतीक ने ऐसे मुंह बनाया कि उसे मेरा मजाक पसंद नहीं आया। उसकी लाल आंखें बता रही थी कि वो रात को सो नहीं पाया था। शायद रात वाले किस्से और तस्नीम मैडम को जोड़कर कुछ नए समीकरण बना रहा था। और समीकरण ना बने होंगे, उनके लिए जमीन तो तलाश कर ही ली होगी। लेट मी गो टू टॉयलेट फर्स्ट, फिर बात करेंगे। एक टाइम में 2 प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता मैं। मैंने बिस्तर से उठकर चप्पल पहनते हुए कहा। मैं बाथरूम में चला गया। हालांकि पीछे से प्रतीक की एक आवाज जरूर आई थी। पता है हमारी कंट्री क्यों पीछे है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। प्रतीक के दिमाग में एक प्लान जन्म ले चुका था। वो हर कीमत पर तस्नीम मैडम को मसानी से दूर करना चाहता था। उसने कहा कि भले ही वो मुझे ना चाहती हो, बट आई लव हर। इट वॉज टिपिकल हिंदी फिल्मी डायलॉग। नेहा ने कहा था कि मुझे हर सूरत में उसका साथ देना चाहिए। सो मैं प्रतीक के प्लान में उसका साथ देने को तैयार था। 2 दिन बाद तस्नीम मैडम की क्लास थी और उसी दिन हमें इस प्लान को अंजाम देना था। और प्रतीक के लिए यह 2 दिन निकालने मुश्किल हो रहे थे। उसे हर पल लगता कि कहीं मसानी इस वक्त तस्नीम मैडम के साथ तो नहीं। इन सबके बीच वो कैट से दूर हो रहा था। पिछले दिनों घर जाने की वजह से वो पढ़ नहीं पाया और वापस आने के बाद यह घटना घट गई। खैर, मुझे प्रतीक पर विश्वास था। वो हम तीनों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। शाम को कोमल का फोन आया था। उसको शिकायत थी कि मैं उससे मिले बिना ही चला आया। कम से कम मुझे उसे थैंक्स तो कहना ही चाहिए था, उस खास शाम के लिए। खास शब्द पर उसने काफी जोर दिया था। कई बार इंसान उत्तेजनावश उलझन में कुछ काम कर जाता है जो बाद में उसे मानसिक उलझन में डाल देते हैं। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि कोमल के साथ बनता जा रहा मेरा रिश्ता सही था या गलत। कोमल की बात मानता तो यकीनन उस रिश्ते में कुछ गलत नहीं था। उस रात किसी के बाद भी वो मुझसे बहुत नॉर्मल होकर बातें करती रही, पर मैं असहज हो रहा था। यहाँ मैं कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखा रहा था। दरअसल उस दिन मैंने अपनी सोच को एक दोहराई पर खड़ा पाया। आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। मुझे खुश होना चाहिए था कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को किस किया था। यही तो हम सब चाहते थे। आई थिंक इस मामले में अंकुर मुझसे बेहतर था। कम से कम वो क्लियर था कि उसे क्या चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता था। मैं कोमल से मिलने के लिए किसी भी विकल्प पर विचार नहीं कर रहा था। हालांकि उसने मिलने के लिए कहा भी, पर मैंने मना कर दिया। प्रतीक ने बताया कि उसके प्लान के लिए एक मोबाइल फोन और एक ईयरफोन की जरूरत होगी। हम दोनों के पास जो भी मोबाइल थे, उनमें ईयरफोन वाला सिस्टम नहीं था। अब सवाल यह था कि ईयरफोन वाला फोन कहाँ से लाया जाए। नेहा ने कहा था कि प्रतीक को जब भी मेरी जरूरत हो, मैं उसका साथ दूं। प्रतीक ने कहा कि तुम नेहा से ला सकते हो। अगर मैं नेहा से मांगता तो वो यकीनन मना नहीं करती, पर इसके लिए मुझे नेहा को वो सारी बात बतानी होती। यह भी कि हम इतनी रात को होटल में क्या कर रहे थे, और फिर यह जानने के बाद जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती। हालांकि मैं नेहा से झूठ भी बोल सकता था, पर मैं यह नहीं करना चाहता था। मैंने नेहा के विकल्प पर सोचना भी बंद कर दिया था।
अब सिर्फ कोमल ही मदद कर सकती थी और इसके लिए तो उससे मिलना होगा। पर प्रतीक का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कोमल से ही मदद लेना तय किया। हालांकि यह चाहता नहीं था, सच्ची कह रहा हूं। हेलो। हेलो अनु। अनु, ये तुमको किसने बताया? आंटी। थोड़ी देर पहले आंटी से बात हो रही थी। उन्होंने ही बताया कि तुम्हारा घर का नाम अनु है। अच्छा। हाँ, आज मेरी याद कैसे आ गई? कोमल बोली। बस ऐसे ही तुमसे बात करने की इच्छा हुई, मैंने कहा। शायद फोन पर झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। बोलो फिर, आज कहीं पर मिले? कोमल बोली। मुझे तो इसी पल का इंतजार था, नेकी और पूछ पूछ। चलो जगह मैं बताती हूँ, 3 से 6 लक्ष्मी मंदिर। कोमल बोली। मंदिर में? मैंने आश्चर्य से कहा। मुझे नहीं लगता था कि कोमल इतनी धार्मिक होगी कि मिलने के लिए मंदिर में बुलाएगी। अरे बुद्धू, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा हॉल है, कोमल ने हंसते हुए कहा। मैं झेप गया। मैं उसे मना करने की सूरत में नहीं था, आखिर दोस्त का काम करना था। हालांकि राज मंदिर ले जाने का वादा मैंने नेहा से किया था, लेकिन कोमल को हाँ कहना मेरी मजबूरी थी। वैसे भी मंदिर वाली तुम्हारी हरकतें नहीं है, मैंने धीमे से कहा। सुपर कमांडो ध्रुव की प्रतिशोध की ज्वाला का गहरा प्रभाव था मुझ पर। क्या? कोमल की ऐसी ही किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी मुझे। मैंने कहा ठीक है, चलो फिर चलते हैं। यह है कहाँ लक्ष्मी मंदिर? टोंक फाटक के पास। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय। अच्छा वो, घर पे मत बताना, मैंने रिक्वेस्ट के लहजे में कहा। ठीक है, बाय। सिटी बस में बैठ ठीक पौने 3 बजे मैं लक्ष्मी मंदिर के पास पहुंच गया। एक पुराना सा सिनेमा घर, जिसे लगता था कई सालों से पेंट नहीं कराया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोमल ने राज मंदिर छोड़ लक्ष्मी मंदिर क्यों बुलाया। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर गई। एक छोटी सी लव स्टोरी। मैंने फिल्म का नाम पढ़ा। अरे यह तो वही फिल्म है जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। फिल्म को सर्टिफिकेट मिला था। मेरे जनरल नॉलेज ने अपने होने का सबूत दिया। अधिकतर नवयुवक ही टिकट की लाइन में खड़े दिख रहे थे। हालांकि इससे पहले मैं सिनेमा घर में सर्टिफिकेट वाली फिल्म नहीं देखी थी। अब देख भी रहा हूं तो वारी किस्मत, लड़की के साथ। एक बार फिर मुझे अपने आप पर रश्क होने लगा। इसी दरमियान मैंने टिकट्स की रेट पर नजर मार ली। मैं देख लेना चाहता था कि कुल कितना खर्चा होना है। अकेले होता तो ड्रेस सर्कल में ही बैठ के देख लेता, पर किसी लड़की के साथ तो वहां नहीं बैठ सकता, खासकर उस लड़की के साथ जिसे कुछ दिनों पहले मैंने किस किया था। बॉक्स का टिकट 80 रुपए का था। मैं लाइन में बैठ गया। बॉक्स की लाइन लंबी नहीं थी, सो जल्द ही नंबर आ गया। मैं टिकट लेकर मेन गेट की ओर बढ़ गया। 10 मिनट के इंतजार के बाद कोमल आई। कार पार्किंग में लगा कि कोमल मेरी ही तरफ आई। दूर से उसे आते हुए देखना सुखद था। मैं देख सकता था कि आसपास बैठे कई नौजवान का ध्यान आकर्षित करने में वो कामयाब हुई थी। जैसे ही वो चलकर मेरे पास आई, मेरे हाव भाव अचानक बदल गए। ऐसे कि मानो किसी गरीब को अचानक 1 लाख की लॉटरी लग गई हो। वेरी पंक्चुअल, उसने आते ही कहा। मैं मुस्कुरा दिया। चले, फिल्म शुरू होने वाली है, मैंने कहा। हम थिएटर के अंदर आ गए। सलाखों वाले गेट को पार करके हम सीढ़ियों की ओर मुड़े। दीवारों पर पीक से की गई कलाकारी आंखों के साथ साथ नाक को भी परेशान कर रही थी। टिकट, एक आदमी ने मुंह पर टॉर्च मारते हुए कहा। मैंने जेब से टिकट निकाले। ऊपर चले जाओ, 3rd रो, उसने कहा और टॉर्च का मुंह किसी और के मुंह पर कर दिया। हम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आ गए। फिल्म को लगे 1 सप्ताह ही हुआ था, फिर भी बॉक्स में ज्यादा भीड़ नहीं थी। यह रही 3rd रो, नंबर क्या है? कोमल बोली। 17-18, मैंने टिकट देखकर बताया। हम कुर्सी पर नंबर देखते हुए आगे बढ़े। तभी कोमल बोली, ओ, कॉर्नर सीट, यू नॉटी। मैं झेप गया। मैंने सफाई देना उचित समझा। मेरी इमेज पर आँच आती देख मैं सचेत हो जाया करता था। मैंने तो कहा था कि एकदम सेंटर की टिकट देना, मैंने बच्चे सी मासूमियत से कहा। कोमल मुस्कुरा दी। पर्दे पर विज्ञापन शुरू हो चुके थे। हॉल की लाइट बंद नहीं हुई थी। किसी ने चिल्लाकर कहा तो लाइट बंद कर दी गई। अंधेरे में पर्दे से आ रही रोशनी में कोमल का चेहरा कुछ अलग लग रहा था।
शायद आज थोड़ा-सा ज़्यादा मेकअप था। फ़िल्म शुरू हो गई। मेरा पूरा ध्यान फ़िल्म पर ही था। तुम्हें अजीब नहीं लगा? मैंने राज मंदिर छोड़कर तुम्हें लक्ष्मी मंदिर बुलाया, इस खस्ताहाल सिनेमा घर में? कोमल मेरी ओर देखकर बोली, शायद तुम्हें यह फ़िल्म देखनी थी। मैंने कोमल की पसंद को सही ठहराने की कोशिश की। हाँ, बोल्ड फ़िल्म है। कोमल तपाक से बोली, कॉपी है। मैंने तो वो नहीं देखी, मेरे लिए तो नहीं है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फ़िल्म शुरू हो चुकी थी। एक लड़का दूरबीन से दूसरों के घरों में ताक-झाँक कर रहा था। मुझे लगा मानो ये तो डिवाइन पैलेस की फ़िल्म है। एक कारण और भी था। कोमल बोली, क्या? एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी। वो बेझिझक सी कुछ भी कह देती थी। राज मंदिर में तो इतनी भीड़ लगी रहती है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। मुझे एक बार फिर समझ नहीं आया कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया दूँ। हालाँकि मेरी फ़िल्म देखने में रुचि नहीं थी, मैं तो ख़ास अपने मकसद के लिए आया था। फ़िल्म में जब भी रोमांटिक सीन आता, कोमल मेरी ओर ज़रूर देखती। एक बार मेरे हाथ पर हाथ भी रख दिया। मैं सहम गया। उसने हाथ नहीं उठाया। तुम उस दिन तुम्हें उस दिन कैसा लगा? कोमल बोली। पर्दे पर मनीषा कोइराला का किस सीन चल रहा था। मुझे तुरंत नेहा याद आई। मैं कुछ नहीं बोला। बस फ़िल्म खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। फ़िल्म भी हद से ज़्यादा बोरिंग थी। हम इंटरवल में निकल आए। सो कैन वी हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी? मैंने कहा। वो क्यों मना करती? हम वहाँ से सीधा बरिस्ता गए। बरिस्ता? जहाँ मेरी मुलाकात नेहा की बुआ से हुई थी। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? कैपुचिनो? मैंने कोमल को ऑप्शन देते हुए कहा। मुझे लगा हर लड़की यही पीती होगी। नो, कोल्ड कॉफ़ी। कोमल मेरे ऑप्शन को नकारती हुई बोली। मैं उठकर काउंटर पर गया, ऑर्डर प्लेस किया। 2 कोल्ड कॉफ़ी। फिर अपनी जगह आकर बैठा। तुम घर पर क्या कहकर आई हो? मैंने पूछा। यही कि तुम्हारे साथ फ़िल्म देखने जा रहा हूँ। मैंने स्वर के विपरीत कोमल ने सहजता से जवाब दिया। रियली? पर मैंने मना किया था। मैंने पूछा। हाँ, पर छुपाना क्यों जब वो मना नहीं करते? व्हाट अ फैमिली! लड़की किसी लड़के के साथ फ़िल्म देखने जा रही है और घर वाले मना नहीं कर रहे हैं। मुझे याद आया कि एक बार पापा से मैंने अपने दोस्त के साथ फ़िल्म देखने के लिए बारे में पूछा था। तब उन्होंने किस तरह से मुझे डाँटा और अपने तमाम तर्कों से मेरे दोस्त को आवारा लड़का साबित कर दिया था। मैं जब तक उदयपुर में रहा, अधिकतर फ़िल्में मम्मी-पापा के साथ ही देखी थी। जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म लगी थी, पापा के साथ नहीं देख सकता था। पता नहीं जेम्स बॉन्ड कब क्या कर जाए और मुझे लज्जित होना पड़े। पापा को बता भी नहीं सकता था कि दोस्त के साथ अंग्रेजी फ़िल्म देखने जा रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में अंग्रेजी फ़िल्मों के लिए ख़ास इमेज होती है। इसे देखना अच्छा नहीं माना जाता। तब मैंने एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर अपने दोस्त के साथ फ़िल्म देखी थी। मेरे मध्यम वर्गीय विचारों ने मुझे घेर रखा था। कोमल की आवाज़ ने विचारों का क्रम तोड़ा। तुम्हारी फैमिली बहुत लिबरल है ना? मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा और कुछ देर बाद कहा, सिर्फ तभी जब तुम साथ में होते हो, वरना कोई लिबरल नहीं है। तुम अगर मुझे डिस्को भी ले जाओ, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। मुझे समझ नहीं आया। कोमल ने स्पष्टीकरण दिया या डिस्को चलने का इनविटेशन? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनकी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं करूँगा, राइट? मैंने मजाक में कहा। उसने अपनी गर्दन हिला दी। तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें इतनी आज़ादी मिल रही है। ओह रियली? थैंक्स। कोमल ने मुस्कान फेंकते हुए कहा। तभी कोल्ड कॉफी आ गई। वेटर लंबे-लंबे गिलास टेबल पर रखकर चला गया। मैं ये सोच रहा था कि आखिर उसे कैसे कहूँ। मेरे लिए किसी से कोई चीज़ माँगना सचमुच बहुत मुश्किल था। फिर सोचा, जब मैं उसे किसके लिए बोल सकता हूँ, तो मोबाइल के लिए क्यों नहीं? तर्क में दम था। थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, तो? कोमल कप उठाते हुए बोली, गिफ्ट बनता है। मैं धीरे-धीरे मुद्दे पर आ रहा था। गिफ्ट? ओके, नेक्स्ट मुलाकात में। नहीं, अभी चाहिए। मैं मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, ताकि अगर वो मोबाइल के लिए मना भी कर दे, तो मैं ये कह सकूँ कि मैं तो मज़ाक कर रहा था। अभी तो मेरे पास तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। तुम चाहो तो मेरा ये पर्स रख लो। उसने पर्स मेरी तरफ खिसकाते हुए कहा। उसने एक नज़र मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और एक नज़र पर्स की ओर। फिर बोला, सोच लो। हाँ, सोच लिया। इतना कहकर कोमल ने एक और घूंट भरी। कोल्ड कॉफी के झाग की वजह से उसके होठों पर मूछें बन आई थीं। मेरी कोल्ड कॉफी अभी वहीं रखी हुई थी।
जैसे-जैसे वो गर्म हो रही थी, उसकी क्वालिटी में डेप्रिसिएशन हो रहा था। अगर बरिस्ता की किसी कॉफ़ी का मूल्य 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ₹40 है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली कॉफ़ी का मूल्य बताओ। कैट की कोचिंग कर रहे लड़के के मन में ऐसा ख़्याल आना स्वाभाविक था। मैंने तुरंत गिलास उठाया और मुँह से लगाया। तभी मन में आया, नेहा की चॉइस कोमल से अच्छी है। लेकिन कोल्ड कॉफ़ी हो या कैपुचिनो, बियर से दोनों बेहतर थी। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। प्रतीक का फ़ोन था। वो जानना चाह रहा था कि मोबाइल का इंतज़ाम हुआ कि नहीं। मैंने सिर्फ़ इतना ही कहा कि हो जाएगा और काट दिया। कोमल मेरी ओर ही देखे जा रही थी और जब भी वो मुझे ऐसे देखती मैं असहज हो जाता था। मैंने अपने को सहज करते हुए कहा, मेरा मोबाइल देखो। टॉप करने पर जो पैसे मिले ना, उसी से खरीदा है। उसने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, तुमने बताया था। मुझे याद आया कि यह तो मैं उसे बता चुका था और मोबाइल भी उसे दिखा चुका था। तभी तो उसने अपने मोबाइल नंबर इसमें फीड कर दिए थे ना। तुम्हें अपना मोबाइल नहीं दिखाया, मैंने उससे कहा। मोबाइल से बात निकलेगी तो ईयरफोन तक लग जाएगी। ओह, वो तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर चुकी हूँ ना। कोमल पाक से बोली, कब? अचानक मेरे मुंह से निकला, अभी तो तुम्हें यह पर्स गिफ्ट किया है, इसी में मेरा मोबाइल है। उसने निगाहों से पर्स की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे पर्स में से निकाल सकता हूँ? मैंने पूछा। शायद लड़की के पर्स को हाथ लगाने से पहले उससे पूछना शिष्टाचार होता है और ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बाद में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी से बचा जा सके। इट विल बी माई ऑनर, उसने सिर झुका के मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पर्स खोला, उसमें ऊपर ही मोबाइल रखा हुआ था। उसके पास लिपस्टिक और अन्य सामान थे, जिस पर मैंने खास नज़र नहीं डाली। मैंने ग्लास उठाया और एक साथ 2 घूंट भरे, ग्लास वापस रखा। मैं मोबाइल के फंक्शन चेक कर रहा था। इसमें तो एफएम भी है। हाउ लकी यू आर। मैंने ऐसे ही कहा मानो किसी गरीब ने बर्गर देखकर प्रतिक्रिया दी हो। क्यों तुम्हारे पास एफएम नहीं है? अब भी उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ही थी। ऐसे में मेरे लिए नाटक करना मुश्किल हो रहा था। रूम पर था और मोबाइल में नहीं। मुझे लगा मेरी आवाज किसी याचक के समान हो रही है, जो अपनी दरिद्रता का गुणगान कर किसी की भी जेब खाली करवा लेता है। एक्चुअली क्या है ना कि रात को सोते समय रोज एफएम चलाते हैं। पूरे दिन के मेंटल वर्क के बाद यह बहुत आराम देता है। पर कल वो खराब हो गया। चाइनीज प्रोडक्ट, मैंने मायूस होते हुए कहा। जब तक रेडियो ठीक नहीं होता तो मेरा मोबाइल क्यों नहीं रख लेते? कोमल ने वो बोल दिया जिसे सुनने के लिए मैं उसके साथ फिल्म देखी थी। एक बहुत ही बोरिंग फिल्म। नो थैंक्स। मैं तुम्हारा मोबाइल कैसे रख सकता हूँ? क्यों नहीं? तुम मुझे किस कर सकते हो पर मोबाइल नहीं ले सकते, उसने घुटते हुए कहा। मैं झेप गया और झेपा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता। मेरा मतलब इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। चलो हम फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। शायद यह सोचकर कि उसकी आवाज का मुझे बुरा लगेगा, उसने आवाज को धीमा और मधुर करते हुए कहा। और इसकी इस बार उसकी आवाज में आग्रह था। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो। मैंने ऐसे कहा मानो उसकी बात जबरदस्ती मान रहा था, जबकि मेरे मन में मयूर नाच रहे थे। भंगड़ा हो रहा था। और बिन ईयरफोन के इसमें एफएम कैसे चलेगा? पर्स को जरा और टटोलोगे, ईयरफोन भी मिलेगा ना? मैंने तुरंत पर्स में हाथ घुमाया और ईयरफोन निकाला। मुझे ये समुद्र मंथन वाली फील दे गया। फिर मैंने अपने मोबाइल का सिम निकालकर अपना मोबाइल उसे दे दिया। फिर उसके मोबाइल में अपना सिम डालकर उसका सिम उसे वापस कर दिया। इतना सब करने के बाद बोला, अब खुश? हाँ। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। अब तक कोल्ड कॉफी भी गर्म हो चुकी थी। सारे झाग बैठ चुके थे। मैंने एक नजर घड़ी पर डाली। 7 बज गए हैं, अब चलना चाहिए, मैंने कहा। एज यू विश, उसने जवाब दिया। हम बरिस्ता के बाहर आ गए। कहना ना होगा कि बिल मैंने ही पे किया था। प्रतीक के प्यार के चक्कर में काफी खर्चा हो गया था। मैं तुमको ड्रॉप कर दूं? पार्किंग की ओर आते हुए कोमल बोली। मैंने मना कर दिया। थैंक्स, यहाँ से सीधी बस है, चला जाऊंगा। मैं, भूपी और प्रतीक रात को हमारे कमरे में बैठे थे। प्रतीक हम सबको प्लान समझा रहा था। उसका प्लान समझाने का तरीका बिल्कुल फौजियों जैसा था। उसने बकायदा एक पेपर पर इंस्टीट्यूट का नक्शा बनाया और हम दोनों को हमारी पोजीशन समझाई। डायलॉग हमारे अपने थे, बस प्रतीक ने उसको उनका कैरेक्टर समझा दिया था।
उस दिन के लिए प्रतीक जनरल बन गया था और हम दोनों कैडेट्स। नक्शे को समझाते हुए वो हमें कैडेट भूपी और कैडेट अनुराग के नाम से ही संबोधित कर रहा था। मैंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। जनरल, इस अहम मिशन में हमें हमारे नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि हम कोड वर्ड यूज करें। जनरल को मेरी बात पसंद आई और यह मुझ पर ही छोड़ा गया कि मैं ही कोई कोड नेम बताऊं। नामकरण की इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह मैंने भी अच्छी तरह से किया। आप जनरल गामा हैं सर, और भूपी कैडेट अल्फा होंगे और मैं कैडेट बीटा। उनके चेहरों की मुस्कानों से ऐसा लगा कि उन्हें नाम पसंद थे। थैंक्स टू सनी देओल एंड बॉर्डर। कैडेट्स, आप सभी जान चुके हैं कि आपको क्या करना है। यह प्रतीक की आवाज थी। प्रतीक पूरा प्लान समझा चुका था। अब हमें कोई संदेह नहीं था। यस जनरल, हमने एक स्वर में जवाब दिया। कैडेट बीटा, आप अपने अस्त्र का प्रयोग सीख चुके हैं। अस्त्र मतलब मोबाइल। यस जनरल। तो कैडेट्स, किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई शक? नो सर, हमने फिर एक साथ कहा। हम सबका काम बट चुका था। बस अब इंतजार था अगली सुबह का, जो मसानी के लिए दिक्कतें पैदा करने वाली थी। इस मिशन को एक नाम दे दिया गया था, मिशन मसानी। जब पहली बार प्रतीक ने यह नाम दिया तो मुझे हंसी आ गई। प्रतीक के घूरने पर यह नाम मुझे पसंद आने लगा। प्रतीक का बनाया नक्शा बहुत ही अच्छा था। उसे मैंने अपने पास रख लिया ताकि अपनी पोजीशन भूल जाऊं और उसे देख लूं। रात को 11 बजे नेहा का फोन आया। हेलो अनुराग, कैसे हो? हमेशा की तरह। तुम अपनी बताओ। हमेशा की तरह, उसने भी वही कहा। नेहा कुछ भी कहती थी तो सुनकर अच्छा लगता था। नेहा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। क्यों? तुमसे बात करने की इच्छा हो रही थी। रियली? क्यों नहीं हो सकती? पता नहीं। तुम्हारी इच्छा होती है मुझसे बात करने की? पता नहीं। डू यू मिस मी? पता नहीं। नेहा लगातार बस यही बोले जा रही थी, जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मैं चिढ़कर बोला, तो पता करो। इस बार मैंने काफी कुछ कह दिया था। काश कि नेहा समझती। तो पता किया ना। आज फिल्म कैसी लगी? नेहा तल्खी के साथ बोली। ओ माय गॉड, नेहा को फिल्म वाली बात कैसे पता चल गई? मेरा शरीर सुन्न हो गया। जीभ हड़ताल पर चली गई, जिसे काफी मेहनत से मैं काम पर लाया। कौन सी फिल्म? चोर की चोरी पकड़े जाने पर जैसी उसकी आवाज होती है, मेरी भी वैसी थी। वही जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था पिछले 1 महीने से। नेहा की आवाज का रूखापन मैं भांप सकता था। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने ही तो कहा पता करो, तो मैंने पता कर लिया। नेहा, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। पहले तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता? वो कोमल ने ही बताया। आज घर पर आई थी, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। ओह, तो नेहा को जलन हो रही है। इट मीन्स शी ऑल्सो लव्स मी। थैंक्स कोमल। अच्छा तो सुनो। एक्चुअली, अच्छा सिर्फ इतना जान लो, मैं उससे प्रतीक के लिए मिला था। हमें किसी काम के लिए एक दिन के लिए ईयरफोन और मोबाइल चाहिए था। बस इसीलिए मुझे उससे मिलना पड़ा और फिल्म भी देखनी पड़ी। मैं नेहा को समझाते हुए कहा। पर यह इतना आसान तो था नहीं। तो तुम मुझसे मोबाइल नहीं ले सकते थे? उसने कहा। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। ले सकता था, पर अनुराग, मेरे पास पहले से बहुत से ही कारण हैं दुखी होने के। एक तुम ही तो हो जयपुर में, जिसे मैं अपने मन की कह सकती हूँ, जिस पर अधिकार जता सकती हूँ। पर लगता है तुम ऐसा फील नहीं करते। कहते हुए नेहा भावुक हो गई। नेहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। अच्छा, अच्छा एक काम करो, हम कल शाम को मिलते हैं जहां तुम कहो। यह एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज थी। अभी तुम कहाँ से बोल रही हो? मैंने बात पूरी की। एसएमएस हॉस्पिटल। आर यू ओके? या आई एम ओके। बट पता है, अंकल को खून की उल्टी हुई। उन्हें फिर से यहाँ पर भर्ती कराना पड़ा। अब कैसे हैं वो? ठीक है। शायद आज रात को यही हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। ओ नेहा, तुमने मुझे बताया नहीं। शायद मैं कोई मदद कर पाता। थैंक्स अनुराग। तुम्हारी क्लास होती है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। कैसी बात कर रही हो? अच्छा बताओ, कहाँ मिलोगे? तुम एसएमएस से घर के लिए कितने बजे निकलोगी? मैंने पूछा।
रात को 9 बजे के लगभग अंकल आंटी को खाना खिलाने के बाद। तो ठीक है, हम उसी जगह मिलते हैं जो सारी रात जागती है। यू मीन सरस पार्लर? ओ, तुम तो मेरे साथ रहकर इंटेलिजेंट हो गई हो नेहा। मैंने माहौल को हल्का करते हुए कहा। रियली? नेहा की आवाज से लग रहा था वो उस तरफ मुस्कुरा रही थी। नेहा से बात करके वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता था जो कोमल से मिलने के बाद होता था। ठीक है, हम आपस में फोन पर बात कर लेंगे। ओके, टेक केयर, बाय। रुको रुको, पहले प्रॉमिस करो। व्हाट? तुम जानती हो? ओके बाबा, आई विल नॉट क्राई। हैप्पी? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बाय। बाय बाय। कैडेट्स, आज का दिन है जब हमें दिखाना है कि हम जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे हमारा दुश्मन कोई माउस हो या मसानी। आई होप सबको अपना अपना काम याद है और किसी से कोई गलती नहीं होगी। अगले दिन सुबह प्रतीक डिवाइन पैलेस से निकलने से पहले एक जनरल की तरह बोल रहा था। यस सर, मैंने और भूपी ने एक साथ कहा। ओके, मोर्चे पर जाने से पहले कैडेट अल्फा बताएगा कि उसकी पोजीशन क्या होगी? प्रतीक ने पूछा। टाइगर हिल सर। टाइगर हिल का मतलब था मसानी के ऑफिस के बाहर का हिस्सा। गुड कैडेट अल्फा। और कैंडिडेट बीटा, योर पोजीशन? पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब था मसानी का कैबिन। वेरी गुड कैडेट्स। और पीएम की सुरक्षा का मैं पीएम की सुरक्षा का ख्याल रखूंगा, प्रतीक बोला। पीएम का मतलब था पर्सनल मैटर, क्योंकि तस्नीम मैडम प्रतीक का पर्सनल मैटर थी। हम इंस्टीट्यूट में थे, पहली क्लास अटेंड कर रहे थे। मसानी अब तक ऑफिस में नहीं आया था। कहीं आज उसने छुट्टी तो नहीं कर ली? प्रतीक बोला। प्रतीक पीछे वाले गेट के पास ही बैठा था, जहां से मसानी के ऑफिस का गेट दिखाई देता था। यह पहली बार था जब प्रतीक पीछे की सीट पर बैठा था। होप फॉर बेस्ट जनरल गामा, मैंने कहा। ऐसा पहली बार ही हो रहा था कि एक कैडेट अपने जनरल का हौसला बता रहा था। शायद कुट्टी सर ने हमें बातें करते देख लिया था। अनुराग, एक बार टॉप करने से कैट क्रैक नहीं होती। मेन एग्जाम अभी बाकी है। क्लास में कंसंट्रेट करो। कुट्टी सर ने कहा। सॉरी सर, मैंने कहा और सारा ध्यान कुट्टी सर की बातों में लगा दिया। पर यार, अगर तस्नीम ही नहीं आई तो? एक बार फिर प्रतीक ने मेरे कान में कहा। जरूर आएगी, बी पॉजिटिव। मैंने धीमे से कह दिया। अनुराग, आंसर दिस क्वेश्चन। कुट्टी सर की आवाज सुन मैंने अपना ध्यान उन पर लगाया। जी सर। सपोज इन अ कोड लैंग्वेज बीटा इज इक्वल टू यू एंड अल्फा इज इक्वल टू योर फ्रेंड, then in the same code language what the gamma stands for? Oh my god, सर को कैसे पता चला? ऐसे तो सारा प्लान खत्म हो जाएगा। मैंने धीमे से कहा। मैं इस सवाल का कुछ जवाब देता तो उससे पहले ही प्रतीक के मुंह से निकला, अबे मसानी आ गया। अबे मसानी की ऐसी की तैसी, इसको कोड वर्ड के बारे में किसने बताया? मैंने धीमे से कहा। अनुराग, आंसर। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सॉरी सर। इट्स ओके। मुझे तो लगा सिर्फ तुम ही बता पाओगे। उनकी बात सुनकर पसीना छूटने लगा। एवरीबडी विल कम टुमारो विद द आंसर। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन मैथ। कुट्टी सर ने कहा। ओ, यह तो सिर्फ सवाल था। मैंने तो सोचा था कि इंस्टीट्यूट के वाटर कूलर से पानी का ग्लास भरते हुए मैंने कहा। कैरेट, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो, प्रतीक बोला। वो बोल तो ऐसे रहा था जैसे कि उसके माथे पर पसीना आया ही नहीं। वो उस दिन जर्नल था, सो मैं कुछ नहीं बोला। हम लोग तस्नीम मैडम के आने का इंतजार कर रहे थे। भूपी, तुम्हारी कभी इरशाद से बात हुई? आई मीन उस दिन के बाद? प्रतीक सामने से आते इरशाद को देखकर बोला। उसने भले ही इरशाद को आता देख बात पूछा हो, पर मेरे ख्याल से उसे नहीं पूछना चाहिए था। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि भूपी को बुरा लग सकता था, और दूसरा यह है कि उसको बुरा लगने से वो आज की जिम्मेदारी से विचलित हो सकता था। पर मेरी सोच के विपरीत भूपी ने जवाब दिया। हाँ, एक बार हुई, वो मुझे धमका रहा था। उसने इतना ही कहा और चुप हो गया। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो चुका था। ब्लडी बास्टर्ड, इसकी तो मैं, कहते हुए प्रतीक इरशाद की ओर लपका। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इट्स नॉट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। वन डे, वन मिशन ओनली। प्रतीक को रोकते हुए मैं बोला। वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा था।
उस वक़्त मैं भूपी के मन की दशा समझ सकता था। इरशाद हम तक नहीं आया। हमारी गलतफ़हमी थी कि वो हमारी ओर आ रहा था, पर यकीनन उसने हमें देखा तो ज़रूर था। "कैरेट्स, पीएम आ गई है।" प्रतीक ने कहा तो हमने गेट की ओर देखा। तस्नीम मैडम आ रही थी। अंदर आते ही उन्होंने अपना काला चश्मा खोलकर हाथ में ले लिया और वो घर से यहाँ तक बस में ही आया करती थी। एक बार मैंने और प्रतीक ने उनका पीछा किया था। वो काफ़ी देर तक एक बस स्टॉप जो कलेक्ट्रेट सर्कल के पास था, पर बस का इंतज़ार किया करती थी। 32 नंबर की बस से जाया करती थी। हमारा पीछा सिर्फ़ बस स्टॉप तक ही हुआ करता था। हालाँकि मैंने एक बार प्रतीक को कहा भी था कि हम बस में चढ़ जाते हैं, आखिर पता तो चले कि वो रहती कहाँ है। तब मैंने उसे एक चालू शायरी भी सुनाई थी, जो मेरी खुद की रचना थी। इश्क में जाने कैसा है ये डर, आशिकी ही नहीं जा पा रहा माशूका के घर। हालाँकि ये सुनने के बाद प्रतीक ने मेरे हाथ पर एक पंच मारा था, पर उसे मेरी रचना के बदले वो बहुत कम था। इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। तस्नीम मैडम आते ही सबसे पहले बाथरूम जाया करती थी और वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो उनकी अपीयरेंस में फ़र्क होता था। उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि वो अंदर कुछ जाकर अपना जोग्राफिया ठीक करती थी। मैडम की क्लास में 15 मिनट बाकी थे और जो कुछ करना था इन्हीं 15 मिनट में करना था। अगेन बैक टू द मिशन मसानी। पीएम से बात करने का यही सही समय था जब वो बाथरूम से बाहर निकलती थी। हालांकि बाथरूम के एकदम बाहर रोकना मैनर्स वाली बात नहीं होती। सो पीएम बाथरूम से निकलकर कुछ कदम जब चल लें तो उनसे बात की जा सकती थी। जनरल गामा एकदम तैयार थे। पीएम बाथरूम से बाहर आई। जनरल गामा उनकी ओर लपके। हेलो मैडम। हेलो प्रतीक, हाउ आर यू? फाइन मैडम। प्रतीक, हाउ मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू डोंट कॉल मी मैडम, जस्ट से मिस तस्नीम। प्रतीक मुस्कुराकर बोला, ओके, हाउ आर यू मिस तस्नीम? हाँ, हुई ना यह बात? आई एम फाइन। जनरल गामा ने पीएम से बातचीत शुरू कर दी थी। सो अब मेरी यानी कैरेट बीटा की बारी थी पाकिस्तान में जाकर मोर्चा संभालने की। मैं और कैरेट अल्फा पाकिस्तान की ओर बढ़ी। कैरेट अल्फा टाइगर हिल पर ही रुक गए और मैं अंदर पाकिस्तान में चला गया। मे आई कम इन सर? मैंने कहा। हालांकि तय यह हुआ था कि मुझे बिना परमिशन लिए अंदर जाना था, पर इतने साल टीचर्स के प्रति रही मेरी कर्टसी ने मुझे यह करने से रोक दिया। कम इन, मसानी ने कहा। हालांकि मुझे मेरी कर्टसी उसे मसानी सर के बजाय मसानी कहने से नहीं रोक रही थी। मैंने तभी अपने हाथ में पकड़े हुए फोन से प्रतीक का नंबर डायल किया। एक ही घंटी में जनरल गामा ने कॉल रिसीव कर लिया। मुझे नहीं पता था कि जनरल गामा की क्या पोजीशन थी। क्या वो अब तक मैडम से बातचीत कर रहा था? हाँ, इतना यकीन था कि कैरेट अल्फा अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा था। उनका काम था किसी को भी अगले 10 मिनट तक पाकिस्तान के अंदर आने से रोकना। यस कहो, मसानी बोला। वो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठा था। उसके सिर के पीछे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की फोटो लगी थी, जिसके नीचे लिखा था कि मसानी फलां इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए। मैनेजमेंट प्रॉब्लम? माय फुट। ही मस्ट बी डिस्कसिंग सेक्स प्रॉब्लम। यह वक्त अपना गुस्सा निकालने का नहीं, बल्कि अपना मिशन पूरा करने का था। मैंने खुद पे कंट्रोल किया। सर, आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैंने कहा। हालांकि डायलॉग मेरे अपने थे, मैंने सही से कभी भी सी ग्रेड फिल्म्स नहीं देखी थी। सो इस सिचुएशन के लिए मुझे बड़ी मुश्किल से डायलॉग सूझ रहे थे। हाँ कहो। मसानी का आधा ध्यान अपने कंप्यूटर पर था, पता नहीं क्या कर रहा था। सर, डू यू लाइक गरिमा? मैंने कहा। और ये कहने से पहले मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटा ली थी। हालांकि कोई मेरे कान को हाथ लगाकर देखता तो वो दोनों गर्म हो चुके थे। वॉट? मसानी ने तेज आवाज में कहा। उसका ध्यान कंप्यूटर से हटकर मेरी तरफ आ गया। क्यों नहीं करते क्या? मैं भी कहाँ रुकने वाला था। मैं धीरे धीरे सहज हो रहा था। वॉट रबिश यू आर टॉकिंग? मसानी एक बार फिर चिल्लाया। मैंने एक बार अपने मोबाइल की ओर देखा, फोन कट चुका था। ओह शिट! मैंने तभी दोबारा फोन किया। मसानी मेरी ओर ही देखे जा रहा था, पर मेरे फोन पर उसका ध्यान नहीं गया। मैं अपना सवाल बदल लेता हूँ। क्या आपको उसके साथ सोना अच्छा लगता है? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। तो परसों रात वो दरवाजे पर आवाज हुई थी। जब आप उसे वो तुम थे? यू ब्लडी!
अचानक उसके मुंह से निकला, माई फर्स्ट स्टेप वॉज सक्सेसफुल, बधाई हो अनुराग। तो आप उससे प्यार करते हैं या फिर खाया पिया हो गया टाइप? व्हाट डू यू वांट? उसने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा। शायद उसने सोचा कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। नथिंग सर, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। जस्ट फॉर सेक ऑफ क्यूरोसिटी। एक्चुअली मेरा भी एक दोस्त उससे प्यार करता है। वो भी उस रात वहीं था। दरवाजे पर लात उसी ने मारी थी। मसानी चुपचाप किसी समझदार बच्चे की तरह मेरी बात सुन रहा था। मैंने कहना जारी रखा। तो उसने कहा कि मैं पूछा हूं कि आप गरिमा से प्यार करते हैं। शादी वादी वाली बात है या फिर वैसे ही? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। काम से काम रखो, वरना 100% सिलेक्शन गारंटी खत्म समझो। मसानी ने धमकाने के अंदाज में कहा। अच्छा, मैंने व्यंग में कहा। सुन, ये मार्केट है और यहाँ हर कोई अवेलेबल है। तो मैं दम होना चाहिए खरीदने का। पैसों से, वादों से या अपनी शानो शौकत से। व्हाट डू यू वांट टू नो? लव गरिमा, माय फुट। ना तो गरिमा पहली थी, ना तस्नीम आखिरी। समझा? गेट लॉस्ट। व्हाट? तस्नीम मैडम? मैंने कहा। मसानी को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। यह उसे नहीं कहना चाहिए था, पर मेरा तो मिशन पूरा हो चुका था। अब मेरी पाकिस्तान से बाहर जाने की बारी थी। तो आप उन्हें कैसे खरीद रहे हैं? पैसों से या झूठे वादों से? मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जस्ट गेट आउट। यू डोंट नो व्हाट कैन आई डू? मसानी गुस्से में टेबल से उठते हुए बोला। डोंट गेट एंग्री मिस्टर मसानी, आई एम गोइंग। और जहां तक यह सवाल है कि आप क्या कर सकते हैं, तो मैं वो उस रात देख ही चुका हूं। गेट आउट। मसानी चीखा। जा रहा हूं। बाय द वे, सेक्स अलॉट। व्हाट? ओ आई मीन थैंक्स अलॉट। यह कहकर मैं पाकिस्तान का गेट खोलकर बाहर आ गया। कैरेट अल्फा वहां नहीं था। खैर, काम पूरा हो चुका था। मैंने एक बार फिर फोन की ओर देखा। कॉल अब भी चल रहा था। मैंने तुरंत फोन काटा। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा, पर जनरल गामा वहां नहीं था। पर मुझे बाथरूम यूज करने की सख्त जरूरत थी। मैं बाथरूम में गया। जनरल गामा वहीं था। वो अपना मुंह धो रहा था। बाथरूम में दो और भी लड़के थे। सो मैंने वहां जनरल से मिशन के बारे में कोई बात नहीं की। जल्दी से क्लास में आ जाओ, मैं उससे कहकर बाहर जाने को हुआ। क्लास नहीं होगी, उसने कहा। इस बात की पुष्टि अंकुर ने भी की जब मैं क्लास की ओर बढ़ा। आज मैडम की क्लास नहीं होगी, उनकी तबीयत खराब है। नोटिस बोर्ड पर देखा नहीं क्या? अंकुर बोला। हालांकि वो जानता था कि क्लास नहीं होगी, फिर भी क्लास में बैठा था। कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स और भी बैठे थे जो आपस में गप मार रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो डिवाइन पैलेस चलते हैं। मैं बाहर की ओर बढ़ा। अपना तो डिवाइन ही यही है। अंकुर ने सामने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। सामने की कुर्सी पर गरिमा बैठी हुई थी। उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें से उसकी खूबसूरत देह झांकती हुई दर्शकों की आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। मैं अंकुर की को देख मुस्कुराया और वहां से निकल लिया। अंकुर का प्यार अंधा नहीं था, उसका प्यार तो आंखों से ही शुरू होता था।